इन्होंने 26 नवंबर के हवाले से झूठी लिस्ट शाया की थी कि जी हमारा इतना बंदा जो है वो शहीद हो गया है। हमने फैक्ट्स उसी वक्त ही जो है वो चेक किए। इन्होंने हमारे ही कारकुनान में खालिद मजारी गालिबन हमारा एक वर्कर है फ्रॉम राजनपुर, इन्होंने उसका नाम भी अपनी लिस्ट में दे दिया और वो बंदा जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 इंचों की सियासत करते हैं, डंडा सोटा लाठी गाली गोली जो है ना इसके ऊपर ये बेस कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनने की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सर वहां पे जाकर बड़ी गर्मा गर्म तकारीर कर रहे हैं। तो सर मियां साहब वजीर आजम बन जाएंगे आजाद कश्मीर? जी 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 जी, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। बात यह है कि बिल्कुल वो मैंने भी इत्तेफाक वो देखी, आदमी के लाशऊर में जो बात होती है वो यकीनी तौर पे बंदे की ज़बान पे आ जाती है। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि अज़राए तफन्नन शायद जो है मियाँ साहब ने बात की है, लेकिन बात तो उन्होंने की है। और जो उन्होंने बात की है तो आज़ाद कश्मीर के तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि ना वहाँ के वोटर हैं ना वहाँ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये चौथी दफ़ा पीएम होने की बात उनके, मैंने जैसे कहा ना कि उनके जहन में ये बात है। पीपल्स पार्टी किस निशान पर इलेक्शन लड़ रही है? अपने पे सर। हमारे पास है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था ना सर? पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं। हमें इजाजत होती क्या वहाँ पे कैंपेन चलाते हैं? बैरिस्टर गौहर साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में चलाई थी सर, इजाजत थी उनको। छोड़ दे, हमारे दर्जनों लोगों को वापस भेजा है। राय साहब थोड़ी सी न्यूट्रल होकर बात किया करें। आप खुद देख लें कि हमारे साथ उस जीबी इलेक्शन में क्या किया गया है। हमारे जो लोग इलेक्शन जो बंदा हमारा इलेक्शन कैंपेन के लिए गया उसको सुबह बदर किया गया है, और कश्मीर में इससे ज्यादा हमारे साथ होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हुई है। पॉलिटिकल हैपनिंग बड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले तकरीबन पौने 2 साल एक नैरेटिव बनाया कि 26 नवंबर को हमारे कारकुनान शहीद हुए। उस केस को लेकर बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो अदालत चले जाते हैं और आज वो केस इसलिए खारिज कर दिया जाता है कि 22-24 पेशियों में भी बैरिस्टर गौहर साहब अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सके। इसकी तफसीलात क्या है ज़रा आज के टॉक शो में वो भी डिस्कस करेंगे। नंबर 2, मुझे बचपन से ये बताया जाता रहा जनाब के बार बार पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, और मुझे बड़ा फ़ख्र होता था एक किसान होते कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर मैं किसान होते, मेरी फैमिली किसान होते, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे धचका तब लगता है कि जब हुकूमती पॉलिसीज़ पे आकर हालात वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि अभी गंदम की कटाई का सीज़न ख़त्म हुआ है, चावल की बुआई का सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है, और गंदम बहरान आपके और मेरे पाकिस्तानियों के सर के ऊपर दंदनाता फिर रहा है। उसके बाद एक बहरान की भी बात आती है कि जनाब हो सकता है हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़े। और नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान वो मुल्क और पंजाब वो सूबा है कि जिसके पास सरप्लस गंदम होती थी, हम अफगानिस्तान तक को तोहफा दिया करते थे माजी के अंदर। और फिर कहानी आगे बढ़ती है तो मुझे बताया जाता है कि जनाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं, उन्होंने भी हड़ताल करने का इंतज़ार दे दिया है। वो हुकूमती पॉलिसी से रोज़ जो कीमतों का तयन होता है उस पर खुश नहीं है इन डेज़ टू कम, बल्कि आज ही से शायद वो लोग भी हड़ताल पे जा रहे हैं। लिहाजा अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, किसी भी सड़क पे, कोयटा की, पिशावर की निकलेंगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी में पेट्रोल, आपकी मोटर बाइक में पेट्रोल ना हो। रीज़न के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन भी एहतजाज पे जा रही है। मुझे तो बताया गया था कि शहबाज शरीफ साहब PMLN की गवर्नमेंट तजर्बाकार हैं, मल्टीपल टाइम्स हुकूमत कर चुके हैं पाकिस्तान पे, आते मईशत को यूँ करके ठीक कर देंगे। आज कोई भी सेक्टर उठाता हूँ तो मईशत दगरगू है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है। 8,450 रुपये आप कमाते हैं तो आप गुर्बत की लकीर से ऊपर हैं। आई वंडर कि इनका सारा तजर्बा कहाँ पे गया? क्या इनका तजर्बा सारे का सारा पेट्रोलियम लेवी की मद में ही आप पे और मुझ पे निकल रहा है? आज के शो में इस पे बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रही है मोहतरमा शुमाइला राना साहिबा, हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शफकत अवान साहब, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत अवान साहब। शफकत अवान साहब से आगाज़ करना चाहूँगा आज के शो का। शफकत भाई, आपने अपने खबर हम श्योर कि आप तक पहुँची होगी कि आपकी 26 नवंबर एहतजाज हलाकतों वाला मामला जो था वो अदम पैरवी पे आप लोगों की दरख्वास्त खारिज हो गई। सर, इसके ऊपर तो आपकी जमात ने मल्टीपल टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और बैरिस्टर गौहर साहब जो आपके चेयरमैन, उन्होंने इसको फॉलो अप तक नहीं किया इस केस का। देखिए, मैं तो अभी इस पूरे फैक्ट से नहीं आगाह कि वो खारिज हो गई है, लेकिन हर डेट पे बैरिस्टर गौहर साहब जाते रहे हैं। लतीफ खोसा साहब उनके काउंसल थे, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अदालत रिलेक्टेंट थी कि वो ना उनका बयान उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। इस डेट से पहले मुझे बता दें कि वो कितनी दफ़ा नहीं गए बैरिस्टर साहब। अगर कितनी डेट्स हुई हैं वो हर डेट पे गए हैं, उनके वकील भी मौजूद होते थे, हालांकि बड़े बिजी लॉयर हैं लतीफ़ खोसा साहब। तो अब अदम पैरवी खारिज करना समझ से बाहर है कि एक दफ़ा वो नहीं पहुंच सके या कहीं सर बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया। सर बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया 24 समातों में। बयान रिकॉर्ड
अदालत ने किया नहीं या उन्होंने करवाया नहीं। सर अगर बयान रिकॉर्ड ना किया होता तो बैरिस्टर गौहर साहब और खोसा साहब वहां से खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बात तो आपकी ठीक है कि बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए, और अगर नहीं करवाया तो फिर ये ज्यादती है। और सर अगर आप लोगों अदालत ने ने तो नहीं इसके ऊपर किया एक तो फिर प्रॉपर नैरेटिव बनाया था, तमाम तकरीबन 1.5-2 साल टॉक शोज में ये 26 नवंबर डिस्कस होता रहा सर। नहीं, 26 नवंबर एक हकीकत है, हमारे शहीद हैं, हमारे जख्मी हैं, आप तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सर अदालतों बैरिस्टर का गौहर जो साहब हाल डिनाई है कर गए, पाकिस्तान बयान ना में, रिकॉर्ड करवा के वो आपके नैरेटिव को एक साइड पे रख के साइड पे चले गए। यहाँ तक मुझे वहाँ के कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं नाजरीन के लिए कि बैरिस्टर गौहर साहब कहते थे कि इसको बैरिस्टर गौहर के नाम पे कंप्लेंट मत लें, इसको चेयरमैन पीटीआई की कंप्लेंट लें, कि मेरे जाती नाम भी इसके अंदर ना आए, इसके ऊपर सिर्फ ओहदा आना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कंप्लेंट है। चलें ये इसके जो फैक्ट्स सामने आएंगे तो फिर उस पर मैं बात कर सकूंगा कि वाकई उनकी ज्यादती है या अदालत की ज्यादती है। वैसे आपको धचका लगा ये खबर सुन के? बहुत ज्यादा। चलें फेयर एनफ। शुमाइला राना साहिबा, ये वो एक नैरेटिव या वो केस है कि जिसके ऊपर तकरीबन हर टॉक शो, डेली के किसी ना किसी टॉक शो में 26 नवंबर पे तहरीक-ए-इंसाफ बात करती रही है। और आज इत्तलात आ रही हैं कि जनाब अफजल मजोका साहब ने इसलिए दरखास्त खारिज कर दी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दस्तयाब चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए साकिब साहब, बात यह है कि आज का जो फैसला आया है उसने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के उस मौक़िफ़ की तायद की है कि हम शुरू दिन से कहते हैं कि ये झूठ, बहतान और इल्ज़ामात की सियासत जो है वो तहरीक इंसाफ वाले करते हैं, और आज अदालत ने भी उस सर्टिफिकेट के ऊपर मुहर लगा दी। देखिए आपको याद होगा कि इन्होंने 26 नवंबर के हवाले से एक झूठी लिस्ट शाया की थी कि जी हमारा इतना बंदा जो है वो शहीद हो गया है, इतने बंदों को गोलियां लगी हैं और इतने बंदे जो हैं वो लापता हैं। अब माजरत के साथ हमने फैक्ट्स उसी वक्त ही जो है वो चेक किए और फिर शाया भी हुए। इन्होंने हमारे ही कारकुनान में एक खालिद मजारी, गालिबन हमारा एक वर्कर है फ्रॉम राजनपुर, इन्होंने उसका नाम भी अपनी लिस्ट में दे दिया और वो बंदा जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो ऐसा कोई नाम नहीं है, की जो सियासत है, ऐसा कोई नाम नहीं है प्लीज। बिल्कुल है। अगर कहते हैं तो मैं आपको सबूत के साथ ये अगले प्रोग्राम में या कल का कोई प्रोग्राम अपने हाथों से उन्हीं के नाम है और उस बंदे का ट्वीट भी बताऊंगी। अगर उसने गलत बयानी की है तो आपके पास फॉर्म मौजूद है। दूसरा मुझे बात मैं कह रहा हूँ कि मुझे बता दें कि हमने उसका नाम कहाँ पे लिया है। साकिब साहब आप सारी बातें करें। जरा मुझे बात जी मैं आपको मौका देता हूँ, मैं इस पे आपका क्वेश्चन कर लीजिएगा, इस पे अपना ऐड कर लीजिए, मैं मौका देता हूँ आपको। जी शुमाइला साहबा, बात ये है कि इनकी जो सियासत है वो इल्जामात से लेकर, झूठ से लेकर और पगड़ियां उछालने से लेकर, यही इनका नैरेटिव है, यही इनका मौकिफ है। ये चार हिस्सों की सियासत करते हैं, डंडा, सोटा, लाठी, गाली, गोली जो है ना, इसके ऊपर ये बेस कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये जिस तहरीक को चलाने के लिए निकले थे, ये समझते थे कि शायद इसके अंदर हम खून शामिल कर देंगे तो हो सकता है कि ये कोई झूठा बयानिया बनाकर हम अवाम को पहले जैसे बेवकूफ़ बनाया है उस तरह अब भी बना सकेंगे। लेकिन आज का जो पहले के नौजवान हैं और जो अवाम है वो इनके उस लारों से, झूठे वादों, खोखले वादों से निकलकर बाहर आ गई हुई है। और अब ये देखें कि ये इनकी अपना दायर किया हुआ जो मुकदमा है, ये किसी ने तो इनसे दायर नहीं करवाया ना, इन्होंने उसकी भी अदम पैरवी की। इसका क्या मतलब है? इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि ये किसी ऐसी भी गलत उसका अच्छा जी, मैं शुमाइला साहब आपकी गुफ्तगू करते करते साथ ही मैंने सर्च किया है, वो ऐसे मजीद झूठ और फिर झूठ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो वहां पे जो जाके नहीं करवाई, रिकॉर्ड नहीं करवाई, क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाना था और वो मजीद तो इनके ऊपर जो है वो झूठ और जिसका इन्हीं के ऊपर ही उसका बाहर आना था। और मैं ये समझती हूँ कि इनको खुदा का खौफ ही नहीं होता लोगों में। मैं ऐड कर देता हूं, मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं, मुझे वो वीडियो मिल गई है। ये जी आतिफ रऊफ साहब हैं जो PMLN के डिजिटल मीडिया हेड हुआ करते थे पहले,
उन्होंने ये वीडियो 14/12/2024 को ट्वीट की हुई है कि जनाब, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन खालिद मजारी का नाम भी पीटीआई ने अपनी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाल दिया और साथ उन्होंने नीचे एक नौजवान की वीडियो शेयर की है। प्लीज अपने फोन से आप भी शफकत भाई खोल लीजिए, देख लीजिए। मैं जरा शहादत साहब के से बात करके वापस आपकी तरफ मैं आता हूं। आपको खालिद मजारी का नंबर दे देती हूँ, मैं नंबर हाँ जी, वो भी आप चेक कर लीजिए। शफकत भाई, आप भी अपने फोन पे जरा खोल के चेक कर लीजिए तब तक। शहादत साहब, हम सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। सर, ये एक बहुत बड़ा ब्लो नहीं है पॉलिटिकल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 नवंबर का हवाला देती रही, वहां पर हलाकतों की, शहादतों के नंबर देते रहे, लिस्टें देते रहे, और एंड में आके केस इस वजह से खारिज हो गया कि जनाब आपका चेयरमैन पैरवी नहीं कर रहा केस की, आपने बयान तक रिकॉर्ड नहीं करवाया वहां पे। देखें, इसके ऊपर आपने दोनों फरीकैन की बातें सुन ली हैं और दोनों इत्तेफाक से मेरे ख्याल में शुमैला राना साहबा भी वकील हैं मेरे ख्याल में, और ये दोनों वकीलों की आपने बातें सुन ली हैं, दोनों फरीकैन की बातें सुन ली हैं। तो चूँकि हक़ाइक़ जब तक सामने ना आए, लेकिन बात ये है कि अब किस वजह से बाज़ दफ़ा वकील जो है जानबूझ के अदम पैरवी में कोई चीज़ चाहता है कि डिस्पोज ऑफ हो जाए जहाँ उनका केस कमज़ोर होता है, और बाज़ दफ़ा ये है कि वकील अगर किसी दूसरी अदालत में मौजूद होता है और अदालत भी जल्दबाजी में अपने केस को डिस्पोजल करने के लिए बजाय इंतज़ार करने के वह फ़ैसला कर देती है। तो मेरे ख़्याल में ये है कि दोनों मेरे कुलीग्स जो हैं उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ दे दिया। बेहतर ये है कि जो ना हम इसमें वकील हैं ना फ़रीक हैं, तो इसलिए मैं चूँकि हक़ाइक़ जो हैं उनके ऊपर तबसरा मेरा करना बनता नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस पार्टी का ग्रीवांस था, अगर वो अदालत गए तो उनको पैरवी करनी चाहिए थी, और नहीं की तो उसकी वजह शफ़क़त साहब ने चूँकि कहा है कि मुझे हक़ाइक़ का पता नहीं है, तो अवान साहब हक़ाइक़ देख लेंगे। शमैला साहबा जो हैं उन्होंने जो बात की है उसका जवाब जो है उन्होंने दे दिया। तो मेरे पास तो चूँकि मैं फ़रीक नहीं हूँ, इसलिए मेरा सर जवाब जिसमें आप फ़रीक हैं, मैं वो सवाल आपकी खिदमत तो में रख देता हूँ। सर, जिसमें आप फ़रीक हैं, मैं वही सवाल आपकी खिदमत में रख देता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सर वहाँ पे जाकर बड़ी गर्मा गर्म तकारीर कर रहे हैं। तो सर, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे आज़ाद कश्मीर? जी, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। बात यह है कि बिल्कुल वो मैंने भी इत्तेफाक वो देखी, आदमी के लाशऊर में जो बात होती है वो यकीनी तौर पे बंदे की ज़बान पे आ जाती है। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि अज़राए तफन्नन शायद जो है मियाँ साहब ने बात की है, लेकिन बात तो उन्होंने की है, और जो उन्होंने बात की है तो आज़ाद कश्मीर के तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि ना वहाँ के वोटर हैं ना वहाँ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये चौथी दफ़ा पीएम होने की बात उनके, मैंने जैसे कहा ना कि उनके जहन में ये बात है। अब बात ये है कि अब चले गए कश्मीर के इलेक्शन की तरफ, तो अब हम, मेरा ख्याल बेहतर ये है कि आप मुझसे, चूँकि आपने कहा ना कि मैं जिससे मुतल्लिक हूँ, मैं तो इस वक्त जो है कश्मीर के इलेक्शन सर, आप ही की जमात के एक साबिका सदर और वजीर आजम पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को रिसेंटली खत भी लिखा था, फिर अब इलेक्शन मरहलावार भी हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड है सर? अब देखिए, मैं गुजारिश में आपको ये करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, और यही वजह है कि मेरे चेयरमैन ने भरपूर किस्म की जो है कश्मीर में अपनी कैंपेन जो है वो चलाई हुई है। और अब ये काम था इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने शेड्यूल को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि सिक्योरिटी एजेंसी बेहतर तरीके से पुरअमन इलेक्शन करा सकें। लेकिन मैं आपको गुजारिश ये करूं, देखें बात ये है कि ये तो बात मैं इसके ऊपर अगर कोई तबसरा करूं तो जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसके जहन में बहुत किस्म के ख़दशात होते हैं, तो इसमें मेरे जहन में बहुत से ख़दशात जाते भी हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँ कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरा कश्मीर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो है वो आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि बिलावल साहब ने पहले दिन से वहाँ पर पहुँच के जो बात की है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर के लोग करेंगे, और उन्होंने बिलावल साहब ने, मुझे मालूम है कि आप आगे मुझे कहेंगे कश्मीर मेरी हुकूमत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी हुकूमत है और अगली हुकूमत भी हमारी होनी है। तो लेकिन बिलावल सर, मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आता है शहादत साहब, बसद एहतराम, मुझे प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आता है। जब आपके चेयरमैन आपकी पार्टी के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे सीनियर मंसूर अली खान साहब के शो में कहते हैं कि वहाँ पर भी वैसे इलेक्शन होंगे जैसे पाकिस्तान में होते हैं, तो सर मुझे फिर प्रॉब्लम आता है, उन इलेक्शंस के ऊपर सवाल होने से पहले उठ जाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले से इंदिया दे रहे हैं कि ऐसे इलेक्शन होंगे आज़ाद कश्मीर में कि जहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात भी लगेंगे, जहाँ पर फॉर्म 47 भी चलेंगे, तो सर फिर मेरे जैसे लोग उस पर सवाल उठाते हैं।
देखें, बात ये, हमने तो ये भी अपनी कैंपेन के अंदर कहा है कि अभी से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो हैं पर्चे भी जो हैं वहाँ पर कुछ दर्ज हो चुके हैं, लोग कोशिश वो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन से किनारा कशी हमने जो है नहीं की। हम इलेक्शन के अंदर हैं और आपने ख़ुद ये देख लिया होगा, आपने वहाँ के लोगों का जोश जज्बा देख लिया होगा, और जो मैनिफेस्टो बिलावल साहब ने दिया है कश्मीर वालों को, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन हमारा GB जो है उसके इलेक्शन से बेहतर ये हमारा इलेक्शन होगा। हमने तो गैर जानिबदार किस्म की बातें की हैं, हमने किसी को कोई ताने नहीं दिए, हमने हकीकत के ऊपर जो है वो बात हमने की है। अगर किसी ने रावला कोर्ट के लोगों को कश्मीरी नहीं माना तो उसके ऊपर हमने बात की है। अगर किसी ने कश्मीर के, मैंने कहा कश्मीर की काज को अगर कहीं से नुकसान पहुंचने का अंदेशा था, हमने उसको जो है उसका ख्याल हमने किया है। तो हमने तो बात ये कि कश्मीर के वहाँ के जो लोग हैं उनके आईनी हकूक के लिए जो है हमने वहाँ पे बात की है। हमने तो उनको ये कहा की जमात ने भी इल्जाम लगाया कि फॉर्म 47 की हुकूमत आज कल शर्जील मेमन साहब ने कहा है सर वापस आता हूँ मैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शफकत भाई, देखिए अगर आप इलेक्शन का बायकॉट नहीं करते तो आज आप लोग की जमात भी इस सिस्टम में आज एक फ्रीक होती, आज हम उस पर बात कर रहे होते। दो कि आपकी रिजर्वेशन होती, पीपल्स पार्टी की भी है। शर्जील नाम मेमन साहब भी कहते हैं कि फॉर्म 47 की पैदावार आज कश्मीर में हमदर्दियाँ समेट रही है। लेकिन सर इलेक्शन का बायकॉट करके सिस्टम से बाहर बैठ जाना, आप इससे मुत्तफिक थे इस डिसीजन से PTI के? पीपल्स पार्टी किस निशान पर इलेक्शन लड़ रही है? अपने पे सर। हमारे पास है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था ना सर, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद कश्मीर ने वापस ले लिया। मेरी बात सुन लें, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, हमें इजाजत होती क्या वहाँ पे कैंपेन चलाते? बैरिस्टर गौहर साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में चलाई थी सर, इजाजत थी उनको। छोड़ दे, हमारे दर्जनों लोगों को वापस भेजा है। राय साहब थोड़ी सी न्यूट्रल होकर बात किया करें। आप खुद देख लें कि हमारे साथ वो GB इलेक्शन में क्या किया गया है। हमारे दो लोग भी इलेक्शन, जो बंदा हमारा इलेक्शन कैंपेन के लिए गया उसको सुबह बदर किया गया है, और कश्मीर में इससे ज्यादा हमारे साथ होना था। मैं उसमें ऐड कर दूं, आपने कहा न्यूट्रल होकर बात किया करें। मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड करवाया कि जुनेद अकबर साहब को वहां से निकाला गया था गिलगित बल्तिस्तान से, और बैरिस्टर गौहर साहब को बताता चलूं जी, मैं बताता चलूं, हमारे जनरल सेक्रेटरी को निकाला गया, जुनेद अकबर साहब को निकाला गया। दूसरी बात यह है कि देखिए कश्मीर पे आपने बहुत से पॉइंट्स लिए, एक मेरा पॉइंट भी लेते चलें जी प्लीज, कि कश्मीरियों का हक है कि वो अपने फैसले खुद करें, लेकिन कश्मीरियों को मैं ये समझती हूँ कि चंद लोगों के बैरूनी जो एजेंडे के ऊपर जो लोग अमन खराब करते हैं, जिसको अमन कमेटी का नाम दिया गया है, पीछे से आप फ्रंट जम्मू कश्मीर की वो जो अलाइनमेंट है उसका भी आप थोड़ा सा जिक्र देखें, और बैरूनी फंडिंग की तरफ से भी आप देखें, तो आपको ये लगेगा कि ये जानबूझकर पाकिस्तान को कश्मीर से अलग करने के चक्कर में है। अल्लाह कभी ना करे, and you know that, I know that, that's not going to happen inshallah। दूसरी बात सुन लें, बात सुने, आज कश्मीरियों का मुकदमा नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून लड़ रही है। आपको मैं बताती चलूं कि जो महाजरीन हैं, जो अपना सब कुछ घर बार छोड़कर, सर घर बार, मेरी बात में ना बोले प्लीज, घर बार छोड़कर आज जब वो अपना कश्मीर में आए थे और उनकी तमाम जो जिंदगी कश्मीर में गुजरी और उसकी एक पहचान है, तो आप मुझे ये बताएं, आज वो लोग कहते हैं कि इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साकिब खलील साहब, आप कहाँ से हैं? आप भी तो कहीं से पीछे से माइग्रेट करके आए हैं ना, जो या वसनीक हैं आप मुझे ये बताएं, अगर आपको पंजाबी हम ये कहना शुरू कर दें कि आपने प्रोग्राम नहीं करना, आपने सहाफत नहीं करनी, आपके घर में हमने बिजली जो है वो महंगी देनी है, आपके घर में हमने सुई गैस का टाइम कम रखना है, कभी पंजाबियों ने ऐसा शिकवा किया है किसी से? पंजाबियों ने तो अपने खुले दिल के साथ हमें सबको तस्लीम किया, हमें सरबराही दी, हमें इसी मुल्क ने जो है वो अपनी हुकूमत दी, इसी मुल्क ने हमें इलेक्शन लड़ने दिए, इसी मुल्क ने, इन्हीं लोगों ने जो है वो हमें और आपको अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूव दिया। तो बताएं और पंजाबी क्या करे? मकसद कहने का अब अगर इजाजत दे तो मैं एक सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा, अगर इजाजत दे तो मैं एक सवाल आपकी खिदमत पे रखना चाहूंगा। जब ऑपोजिशन हुकूमत पे इल्जाम लगाती है तो समझ आती है उनका काम ये है, वो उन्होंने आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करना है। सवाल तब बनता है कि जब आपके इत्तेहादी, जिनके वोटों से आपके वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपकी जमात के शहबाज साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो तब प्रॉब्लम आता है कि जब शर्जील नाम मेमन साहब जैसे लोग,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे लोग आपके बारे में बात करते हैं। शर्जील साहब की रिसेंट स्टेटमेंट है कि जी फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में हमदर्दियां से बैठने गई थी और ये उनका रद्द-ए-अमल आया था मरियम बीबी की स्टेटमेंट के ऊपर। जब आपके इत्तेहादी आपके ऊपर इल्जाम लगाएं कि आप फॉर्म 47 की पैदावार है, वहां पे बोलिए मैं किससे सवाल पूछूं? देखिए, मैं आपको जवाब देती हूँ, आप मुझसे सवाल पूछिए जी। मकसद कहने का ये है कि जो पीपल्स पार्टी है, अगर ये फॉर्म 47 का किसी और पे इल्जाम लगा रही है तो ये दूध के धुले हुए ये कहां से आ गए हैं? आप मुझे ये बताएं कि हम भी इनके ऊपर फॉर्म का इल्जाम लगा सकते हैं, मगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव सियासत की तरफ है, हम लोग एक मिच्योर पॉलिटिकल जमात है। और दूसरी बात यह है कि इनको भी फॉर्म 47 मिले थे पीपल्स पार्टी को चाहते हैं तो कोई भी बंदा इल्जाम लगा सकता है ना, कोई भी बंदा इल्जाम। आप मुझे ये बताएं, हम तो ये बात करते हैं कि तहरीके इंसाफ जहां से जीतती है वो कहती है कि ये हमारी कारकर्दगी है, और जहां पे मुस्लिम लीग नून जीतती है वहां पे कहते हैं फॉर्म 47 है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो लतीफ खोसा साहब हैं, ये जिस इलाके से जीते हैं उस इलाके की इनको अलिफ बे पता नहीं है। आप मुझे ये बताएं, हमने तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि हमने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। जहां जहां हम हारे हैं, हमने बड़े दिल के साथ कहा है कि नहीं आप हुकूमत बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने इनको मौका दिया पीपल्स पार्टी को और इनकी अक्सरियत को तस्लीम किया। बिल्कुल अब हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए कि हम सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करते जाएंगे। फेयर इनफ। शाहरियार साहब, सर शराफत को कमजोरी मत समझा करें। शर्जील साहब स्टेटमेंट दे देते हैं, बिलावल साहब स्टेटमेंट दे देते हैं, इत्तेहादी हैं सर, एंड ऑफ द डे आप लोग देखें। राय साहब पहले मुझे जो है ना ये PMLN का जवाब देने दें, जो कि हमारे सहारे की वजह से ये गवर्नमेंट जो है आज जो कि खड़ी हुई है, आज हमें ये कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं। बात ये है कि मैं आपको ये आपको किसने कहा है? बात तो सुन लें बीबी, बात सुने। आप इतने अब हवास बाख्ता हो चुके हैं कि अब आप जो है आपको पता नहीं कि कश्मीर के अंदर खड़े होकर आप जो है प्राइम मिनिस्टरशिप की प्रीमियरशिप की बातें करते हैं। तो बात यह है कि इस तरीके से हमें आप याद मत कराएं कि GB में हमने सपोर्ट किया। आप बात यह है कि GB में आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं। बात ये हमने आपको यहाँ पे सपोर्ट किया, आपकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, आपकी पोजीशन नहीं थी, लेकिन मेरी क़यादत का मुझे हुक्म है कि मैंने PMLN जो है उसके साथ अल्टरकेशन नहीं लेनी है। लेकिन आप इनवाइट करेंगे तो हमारे पास बहुत से जवाब आते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम आज भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। वो ताकतें जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको लाइक नहीं करती हैं, उनको कमज़ोर करने के दरपे हैं, वो पीपल्स पार्टी को इश्तियाल दिलाती हैं कि ताकि किसी तरीके से हम जो है इनसे अलग हों, ताकि उनका मिशन कमज़ोर होए। PMLN के साथ हम डट कर खड़े हुए हैं। हम शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वो क़ुव्वतें जो उनको कमज़ोर करने के दरपे हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के जो ख़िलाफ़ हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं और हम उनकी मुखालफत भरपूर करेंगे। पाकिस्तान, ये मैंने आपको पहले भी एक लफ्ज़ कहा कि कुछ PMLN वाले हमारी कश्मीर में कैंपेन की वजह से हवास बाख्ता हो चुके हैं। वो इस किस्म की बातें जो हैं वो आज कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। अपने बाजू को जो बंदा काटता है, मैं उसके लिए कोई अल्फाज नहीं कहूँगा, उसको खुद सोचना चाहिए कि उसका वो कदम किस तरफ जा रहा है, वो मुनासिब है या वो मुनासिब नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुझे हदायत ये है कि मैं PMLN जो है जिनके साथ हम खड़े हैं, मैं उनकी मुखालफत ना करूँ। अगर कश्मीर में हमने ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके बयान की मुखालफत की है तो वो हमने जायज़ किया, ऑन रिकॉर्ड है मीडिया के ऊपर, कि अगर रावला कोर्ट वालों को कश्मीरी नहीं मानेगा तो हम उसके लिए क्या कहेंगे। अगर कोई ये कहेगा कि घर में बैठे हुए जो है उन्होंने आज़ादी ले ली है, तो भाई मेरी तो फोर्सेस ने, मेरे तो अवाम ने, कश्मीरी लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। 80 साल से लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो लोग दरअसल पाकिस्तान के मुखालिफ वो लोग हैं, कश्मीर काज के मुखालिफ वो लोग हैं। तो अब मीडिया को, अवाम को समझ आ जानी चाहिए कि कश्मीरी कौन है, कश्मीरियों को सपोर्ट कौन कर रहा है और कश्मीरियों के साथ कौन खड़ा है। वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। सर मैं तो एक जुमला कहूँगा कश्मीरियों के बारे में कि पाकिस्तानियों के सर का ताज है। पूछें।
पाकिस्तानियों के सर का ताज है कश्मीरी, हमारे भाई हैं, हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, सर आप लोग इत्तेहादी हैं, आपने खुद भी फरमाया कि आपको इजाज़त नहीं है, या आपको पार्टी ने कहा हुआ है कि गवर्नमेंट के PMLN के खिलाफ बात नहीं करनी, लेकिन सर सिंस आप इत्तेहादी हैं, आपके वोटों पे ये वज़ीर आज़म हैं शहबाज साहब, तो सर मुझे आटे की किल्लत या आटे का बहरान, पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल के बहरान पे आपकी खिदमत पे भी सवाल रखना पड़ता है। सर जनाब, मैं इस मसले के ऊपर मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ कि जो मौजूदा खित्ते में जो जंग की सूरत हाल है, इसके दौरान हमारे पास चूँकि 20 दिन के रिज़र्व्स थे, तो ये अवाम के ऊपर हमें ये बिजली नहीं गिरानी चाहिए थी, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो होनी चाहिए थी। ये रोज़ के बुनियाद के ऊपर मोटरसाइकिल वाले के ऊपर घटाव बढ़ाव का काम नहीं होना चाहिए था। तो मेरा कहना ये है कि ये मतलब हुकूमत को इसके ऊपर बैठ के सोच विचार जो है वो उसको करनी चाहिए। बाकी उसके अलावा आपने आटे की बात की, तो भाई बात ये है कि मैं आपको बात बताऊं, जो हमारे मेन जो मसले मसाइल हैं, हम हर वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती रहती है। हमारा मेन मसला जो वो ये है कि ज़मींदार जो है वो उसका कोई पुरफान हाल नहीं है। पाकिस्तान का मेन इशू जो है वो पानी का। राय साहब आप बात सुन लीजिएगा, आपने बात आटे की, उसके लिए ये मेन हमारा इशू जो है वो पानी का है। पानी के ऊपर जो है हमारी हुकूमत को जो है तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया जो है, अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया वहाँ 8.5-9 जो है किलोमीटर की टनल बनाने के इरादे करके बैठा हुआ है। हमें उसके ऊपर सोच करना चाहिए। अगर चनाब का पानी रुक जाएगा तो शमाइला साहबा को ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा सूबा जो है वो, मैं समझता हूँ कि वो जो है वहाँ पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगा। हमें उस तरफ सोचने की बात है। हमें अपने इत्तेहादिये जो हैं उनके ऊपर जोर नहीं लगाना चाहिए। जो कौमी मसले मसाइल हैं, राय साहब दोस्तों को बोलें कि होश के नाखल लें, उनके ऊपर आप सोचें, उनके ऊपर बात सोचें। जो 100% मुत्तफिक हूं सर इसके ऊपर। ये आम पाकिस्तानी का मसला है, आटे का, उसके तेल का। शफकत साहब इसके ऊपर सर ऑपोजिशन का भी कोई स्टांस आना चाहिए सर। आटे की किल्लत दो, कि आपको पता है कि इस दफा भी गंदुम हमारे पास ठीक ठाक थी, और मुझे समझ नहीं आ रही कि पंजाब की गंदुम, सिंध की गंदुम गई कहाँ पे है। मुझे बताया जा रहा है कि जी गंदुम का रेट बहुत बढ़ गया, आटा बहुत महंगा हो गया है, और इन डेज टू कम पाकिस्तान को हो सकता है इंपोर्ट करनी पड़े गंदुम। सर मुझे तो समझ नहीं आती, बचपन से आज तक मुझे पढ़ाया गया कि जनाब मेरी मुईशत कीड़ की हड्डी ज़राअत है। देखें गवर्नमेंट जो है उसमें पंजाब गवर्नमेंट, मलिक साहब को सुन ले फिर मैं बताता हूं। मेरा कहना ये था, गंदम के हवाले से आपने बात की। देखें बात ये है, हमारे पास गंदम जो है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये एक बहुत बड़े सूबे ने KP के ऊपर जो है गंदम की तरसील के लिए पाबंदी लगाई। मैं तो वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़मींदार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ताकि हम ज़राअत में खुद कफील जो है वो हो सके। बिल्कुल बजा तौर पे आपने इसकी तरफ की है। गंदम की जो ख़रीदारी है उसके ऊपर बात करें। मैं आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त देखें कि एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट ने फूड की रखी हुई है, तो वो देखें कि पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना है पैदावार करने का, और कितनी कम जो है फसल पैदा हो रही है। क्योंकि हमारे पास जो है मौजूदा, मैं आपको बताऊं, बीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कार क्या है, खादें कहाँ पर पहुँच रही हैं, पानी सर डीजल कहाँ पे, ट्रैक्टर कहाँ पे, सर बहुत सारे मसाइल है इस पे। सर इंशाल्लाह मैं इधर आगे से कमेंट ले लूँ, फिर वापस खिदमत पे आता हूँ। सर शफकत साहब जी फरमा रहे थे आप कुछ। सर मुझे गवर्नमेंट सिर्फ ये बता दे कि इन्होंने क्या ठीक किया है। एक एक चीज को इतना खराब कर दिया है कि आने वाली नस्लें रोएंगी इन पर कि इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। आप ज़राअत देखें, आप सनत देखें, आप छोटा कारोबार देखें, आप बड़ा कारोबार देखें, हर चीज तबाह और बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। और अभी क्रेडिट लेते हैं। पंजाब में इन्होंने वो सत्यानाश कर दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब का जमींदार इतना बदहाल हो जाएगा जितना इन्होंने कर दिया है। ये कभी किसी के वहम गुमान में नहीं था जी। जो इन्होंने पेट्रोल की सूरत में लोगों पे रोज बम गिरा रहे हैं। ये कहाँ की साइंस है कि आप डेली बेसिस पे कीमतें जो है वो रीशेड्यूल करेंगे। और भाई पेट्रोल और डीजल के साथ आधी चीजें आपकी जुड़ी होती हैं, उनके रेट बढ़ने घटने होते हैं। तो क्या रोज की बुनियाद पे ऐसे होगा? कोई इनके पास पॉलिसी, ये जो तजर्बाकार टीम थी, हमें हटा के कहा गया कि तजर्बाकार लोगों को लाया जा रहा है। मैं तो समझता था कि ये नायल है, करप्ट जरूर है लेकिन नायल नहीं है। इन्होंने तो साबित किया है कि ये दुनिया के नायल तरीन लोग हैं। इनसे नायल तो शायद हो ही कोई ना।
इनके पास मल्टीपल विजन क्या है? टाइम वजारत उज़्मा इनके पास रही है, मल्टीपल टाइम्स इस मुल्क पे हुकूमत कर चुके हैं, आप ही कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन मल्टीपल टाइम्स हुकूमत कर रही है पीएमएलएन की। साकिब साहब इनसे जी। पूछें कि ये कैसे करप्ट हैं जिनकी कोई करप्शन ही नहीं निकली, और आप कैसे ईमानदार हैं जो अल्लाह तोशाखाना में अभी और अंदर हैं। कितनी निकले बस आप इतना ही लोगों पूछते की हैं। करप्शन। चले आप ही उस पर कमेंट कर दे, मुझे शुमाइला साहबा की तरफ नहीं, जाना है कोई कि नहीं, कैसे करप्ट है कि आपकी करप्शन की स्टोरीज हैं और पीएमएलएन की निकली। शुमाइला साहबा का सवाल है सर। मैं मतलब क्या और करप्शन, पूरा पाकिस्तान लूट के ये लंदन ले गए हैं, अभी और कुछ रह गया है तो अभी लूट रहे हैं। पंजाब में जो लूट मार का बाजार इस वक्त गर्म है, वो शायद एक हिस्ट्री लिखी आप जाएगी लोगों उसकी। को तो और हमने वफाक का रसीदें भी जो है दिखा दी थी, वो आप लोगों को तो आईएमएफ आपसे जब कह दिया है अपनी रिपोर्ट में कि ये कितने करप्ट आपसे लोग जब हैं। रसीदें इससे मांगी तो ज्यादा और आप रोना करप्शन शुरू को हो क्या गए। स्टोरियां चाहिए, क्या स्टोरी चाहिए उनको करप्शन की? नायल भी है और करप्ट भी है, और शुमाइला मुल्क साहबा, नहीं चल रहा तो भाई छोड़ दो जान, माफी शुमाइला दे दो साहबा मुल्क। यही दो सवाल आपकी खिदमत में। पेट्रोल और गंदुम, अभी गंदुम खत्म हुई है, कटाई खत्म हुई है, अभी अगली चावल की फसल काश्त हो रही है और अभी खबरें आना स्टार्ट हो गई जिन डेज टू कम हो सकता है पाकिस्तान को गंदुम इंपोर्ट करनी पड़े। हमारे पास तो गंदुम सरप्लस होती थी मैम, हमेशा हमारे पास स्टॉक में पड़ी होती थी, हम राइट लेफ्ट दिया करते थे गंदुम। साकिब भाई मैं इसमें जी प्लीज। एक चीज ऐड करती चलूंगी जी कि आपने देखा कि पिछली दफा सैलाब की तबाहकारियों से पूरी दुनिया वाकिफ है, पाकिस्तान में जो हुआ, और पंजाब के अंदर सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो आप भी जानते हैं, और बड़ा शदीद किस्म का सैलाब था। दूसरी बात यह है कि उससे हमारी थोड़ी सी पैदावार, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा पैदावार जो है वो मुतासिर हुई, और हमने क्या किया कि हमने मिडिल मैन का रोल ख़त्म करते हुए बारदाना जो है उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो इनसे परचेज करती थी और करती है। इससे आपका जो मार्केट में जो मिडिल मैन का रोल है वो ख़त्म हुआ, और अदरवाइज तो इसके नर्ख और ज़्यादा बढ़ जाते अगर दरमियान में मिडिल मैन का रोल होता तो। शुक्र है, हमने शुक्र ये है अभी काम आपका रोल है। अवाम की ईज के लिए किया। दूसरी बात सुन लें, दूसरी बात यह है कि हमने किसान को सब्सिडी की मद में हमने किसान कार्ड भी दिया, और जब सैलाब का ये आया उसमें हम किसान के साथ खड़े हुए, और जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ तो जब हमने 129 अरब की सब्सिडी दी और उसके बाद फिर टारगेटेड सब्सिडी दी थी, तो उसमें किसान भाई शामिल थे ताकि वो अपना डीजल और पेट्रोल जो है वो उससे आसानी से खरीद सकें। दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान में पंजाब जो है, बड़ा पाकिस्तान पूरा जरखेज है, लेकिन पंजाब की जो क्रॉप है पंजाब वो उसकी दुनिया में उसको माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारी किसी किस्म की यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। यहाँ पे आटे की भी जो मैं एक पॉइंट रख के आपकी खिदमत पे आपसे इजाजत लूंगा, उसके बाद मेरे शो का टाइम खत्म हो गया। सिर्फ एक पॉइंट आपकी खिदमत के ऊपर देखिए, फूड अथॉरिटी, इसमें डीजी फूड अथॉरिटी जो बहुत अहम काम कर रहे हैं, और हमने आटे की किल्लत कहीं पे होने नहीं दी, और ना ही हमने इसको ब्लैक मार्केट में या इससे ज्यादा इजाफी रेट जो है वो उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट इजाफी रेट बढ़ गया हुआ है, रेट बढ़ गया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। नंबर 2, यू जस्ट सेड कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व थी परचेजिंग में गंदुम के, तो मैडम अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, आपकी गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, तो जहां कहीं पे बहरान आएगा उसमें भी इल्जाम डायरेक्टली फिर गवर्नमेंट पे आएगा। अब आप मिडल मैन पे नहीं फेंक सकती। एंड जस्ट टू ऐड टू दैट, जो आपने मैकेनिज्म बनाया था गंदुम खरीदने का, वो मैकेनिज्म ऑपरेशनल नहीं हो सका था काफी हद तक पंजाब के अंदर। दैट इज द रीजन कि आपकी गंदुम जो है वो पता ही नहीं लगा कहां पे। उसमें मैं आपको थोड़ा अर्ज करती चलूं। जी प्लीज। उसके अंदर आपने जब ये एक थोड़ा सा एक इशू आया था, आपको याद हो गंदम स्कैंडल, उसके अंदर पास्को और उसके चेयरमैन को, वो पूरी एक जो कमेटी बनी थी, हमने उसको पूरा फिगर आउट किया था कि कहां पे गलती हुई है और कहां पे किसकी, और उन लोगों को हमने कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया था। प्लीज आप इसकी भी जो है जी ठीक है, आई विल चेक इट, और नेक्स्ट शो में हम आप डिटेल्स फर्दर रखेंगे। शहादत साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। शफकत साहब आपका शुक्रिया, शुमाइला राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की। रिसेंटली कुछ 2-3 दिन पहले से हमने एक तलबा का एहतजाज देखा, और मुझे अपनी सहाफ़ती करियर में याद नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में तलबा सड़कों पर हों। वी ऑल नो दैट कि मोदी की गवर्नमेंट ने जिस तरह लाठीचार्ज किया, जिस तरह उनके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अपोजिशन के बहुत सारे रहनुमा भी तलबा के साथ इस टाइम पे एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या? हमने अजय शुक्ला साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको ज़हमत दी है। अजय शुक्ला साहब, सर कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं?
सर सर बिल्कुल ठीक ठाक। आपके वक्त का वी डू अंडरस्टैंड कि आप भी बहुत बिजी होंगे, इतनी हैपनिंग है हिंदुस्तान में। सर ये एहतजाज की कुछ वजूहात तो रिपोर्टेड हैं, बट ज़रा प्लीज़ फरमाइएगा कि एहतजाज इतना ट्रिगर कैसे हुआ, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट कैसे सड़कों पर आ गए? देखिए, एक दिन का नहीं है, ये लंबे समय से ये हालात बिगड़े थे। 2015 से कई पेपर लीक हो रहे थे, कई बार सवाल उठ रहे थे उन पर। सरकार हर बार कोई न कोई तसल्ली देती थी कि नहीं, अब की बार ठीक हो जाएगा, अब की बार ठीक हो जाएगा, और तरह से करते करते फिर एनडीए जो बनाया गया, वो एनडीए को एक प्राइवेट सोसाइटी बना करके और जिस तरीके से उसे सौंप दिया गया, और उसके बाद में उसने सिर्फ पैसे लूटने का, एग्जामिनेशन फीस के नाम पे लूटने का काम किया गरीब स्टूडेंट को। और उसके बाद में पेपर लीक की झड़ी लग, हालत ये हो गई कि 152 पेपर्स लीक हो चुके हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है भारत में। 1947 से लेकर के यदि 1914 तक 2014 तक बात करेंगे तो इतने पेपर लीक नहीं हुए, इतने पेपर नरेंद्र मोदी के इस जो है शासन काल में हो गए हैं, उनकी सत्ता में हो गए हैं। तो सवाल उठना लाजमी था। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि इन सारे पर लीक में बीजेपी के लीडर्स पाए जा रहे हैं, शामिल पाए जा रहे हैं। बार बार वही पकड़े जाते हैं, उन पर चार्जशीट होती है, उन पर सब कुछ होता है, लेकिन न किसी को सजा होती है, न कार्रवाई हो पाती है आगे, और जाके केस खत्म हो जाता है। तो जब इस तरह से सरकार कर रही हो तो स्वाभाविक बात है गुस्सा होगा। और जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष जो हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और इस पर बड़ी बात की थी। तब सरकार की ओर से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आकर के तमाम वायदे किए थे कि नहीं, अब नहीं होगा, अब हमने ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया सब कुछ। और उसके बाद 2025 में भी लीक हुआ, और अब 26 में भी जब हुआ तो राहुल गांधी ने मई महीने में 8 मई सबसे पहली बार सवाल उठा था। और उसके बाद में पूरे देश में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और दूसरे लोगों ने इसको लेके प्रोटेस्ट शुरू किया। और आगे चल के जब ये बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगा, देर में होने लगा, तो उसी समय वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सूर्यकांत ने कहा कि ये लोग कॉकरोच हैं। और जब उन्होंने कॉकरोच शब्द यूज किया तो ये आग में घी का काम किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि आग भड़ी, एक कॉकरोच पार्टी, डिजिटल पार्टी बनाई गई। और उसके बाद में वहां से फॉरेन से ये शुरू हो करके इंडिया आया जब अभिजीत, और उसके बाद उस मूवमेंट को दिल्ली में और बड़ा स्पेस मिला। और ये तब भी नहीं बड़ा हो पाया, फिर भी का चल रहा था। 17 जून को राहुल गांधी ने कोटा में, जो भारत के अंदर कही जाती है कि कोचिंग का हब है, तो वहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स से डिस्कस किया था, बहुत बड़ा असर पड़ा। और उसके 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पे धरने पे बैठे। और उसके बाद 28 तारीख को सोनम वांगचुक को लाया गया, क्योंकि तब तक कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं था उनके पास। तो सोनम वांगचुक को लाया गया, वो पर आके अनशन पर बैठे। और जब वो अनशन पर बैठे तो बात बिगड़ने लगी, और इतनी बिगड़ी कि उसके बाद में जो हमने देखा कि 20 तारीख को जब पार्लियामेंट का सेशन था, स्टूडेंट वहां पर जाकर अपना मेमोरेंडम देना चाहते थे, तो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे चलाया गया। लड़कियों के अपने जो तमाम सारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें डंडे मारे गए। आरएसएस के लोग बगैर वर्दी डंडा लेकर उन्हें रहे थे, बीजेपी के लोग तैनात किए गए, पुलिस उनको सपोर्ट दे रही थी। और इस तरह से करके बेहद दर्दनाक हुआ। तब राहुल गांधी ने
सर मैं कंटिन्यू करता हूं, लेकिन 2 सवाल प्लीज ले लीजिएगा मेरे। सर एक तो जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे पेपर्स लीक हुए, कल मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ पढ़ा कि जो पेपर्स लीक हुए हैं तो उसके बाद बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी की। एक वो भी प्लीज जरा एलाबोरेट कर दीजिएगा। और नंबर 2, अभी जो रिसेंटली लाठीचार्ज और वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स पे जंतर मंतर में, यहाँ पे कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पर हलाकतें भी हुई हैं। सर कैन यू कंफर्म दैट टू प्लीज? नहीं, हैक कोई नहीं हुआ है, इस बात को मैं कंफर्म हूं। जी। लेकिन जो सुसाइड्स हुए हैं वो बहुत हुए हैं जितने रिपोर्टेड हैं। यदि उनकी बात करें तो 25 सुसाइड सिर्फ नीट के कारण हुए हैं, 8 जी। सुसाइड सीएससी एग्जामिनेशन के कारण हुए हैं, और इसके अलावा तमाम दूसरी परीक्षाओं के कारण हुए हैं। तो इस तरह से करके हम ये मान सकते हैं कि 3 दर्जन से अधिक सुसाइड हुए हैं। जी। और इतने ज्यादा सुसाइड हुए हो और इसके बाद में गवर्नमेंट को कोई फिक्र ना हो, गवर्नमेंट बिल्कुल बेफिक्री से हो, तभी फिर मजबूरी में जब ये लाठीचार्ज हो गया, सब हो गया, तब पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में लीडर ऑफ अपोजिशन को इस पर से कहना पड़ा कि इस पर जो अच्छा कराइए। और जब वो डिबेट को तैयार नहीं हुए, वो बोले कि हम गवर्नमेंट से पूछेंगे, तब राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसे पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो इस पर जब कोई सही जवाब नहीं आया, तब वो जाकर के घायल छात्रों से मिले, उनका दर्द सुना, और उसके बाद में वो पैदल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनको साथ में लेकर के पैदल ही निकल पड़े। और क्योंकि यदि वो बता के जाते तो शायद उन्हें रोक लिया जाता, जी। इसलिए वो उन्हें कि हाँ जो है हम फिटनेस चेक करने चल रहे हैं, और वहां पे जाके एकदम से वो पीएम हाउस के सामने बैठ गए। तो इससे प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी आईबी को गच्चा दे दिया उन्होंने। और उसके बाद में बवाल इतना बढ़ गया कि उन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें कहा गया था कि हम आपसे बात कर लेते हैं, आप चलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप चाहे हमें जेल भेजें चाहे कुछ करें, हम हटेंगे नहीं। ये घटना हुआ है अब तक अजय साहब, जिस तरह से हुआ इस सारी तहरीक से, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से मोदी सरकार को कोई खतरा भी है हिंदुस्तान में कि इसी एहतजाज का इतना प्रेशर बढ़ जाए कि रिजाइन मोदी साहब का अपना कल को आ जाए? देखिए, अभी जो हालात लग रहे हैं उसमें बहुत इतना तो नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, आज मैं देख रहा था यूपी में जिस तरीके से, जो यूपी सबसे बड़ा सूबा है इंडिया का, वहां पर आज लखनऊ में बहुत बवाल हुआ है। इसी तरह पटना में बहुत बड़ा बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के भी छोड़े गए हैं। इसके बाद में हैदराबाद में हुआ है, इसके बाद अहमदाबाद में हुआ है, इसके बाद में मुंबई में हुआ है। तो इस तरह से देश की तमाम जगह पर कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, और दिल्ली के जंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी और उसके साथ में सारे अपोजिशन लोग इन्वॉल्व हैं। उनके साथ में लोग जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बन गया है। इसीलिए आज सरकार बोली कि हम चर्चा को तैयार हैं, चर्चा कीजिए। तब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा चर्चा अभी नहीं होगी, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन नहीं होगा तब तक इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पहले उस व्यक्ति को हटाइए जो सदनों में है, फिर चर्चा करेंगे। सर वजह क्या है कि इतना प्रेशर लेने के बावजूद मोदी साहब क्यों अपने मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं ले रहे? देखिए, मुझे लगता है जो अब तक जिस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट बीजेपी की लीडर्स की आई और सब कुछ आई है, तो ये लगता है कि सरकार का ही ऑर्गेनाइज्ड पूरा गेम प्लान है। क्योंकि एनटीए के जरिए बार बार जब पेपर लीक होते हैं, सब देखे तो उसका डेटा भी सामने आया, जो पार्लियामेंट में मांगा गया था। उन्होंने, एनटीए ने हर साल 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ रुपए तक कमाए हैं, हर साल कमाई की है, प्रॉफिट गेन किया। ये अपने आप में इसका मतलब है सरकार का ये एक धंधा बन गया है। पेपर लीक होगा तो ये कमाई होगी, और इसका जो काम दिया जाता है वो प्राइवेट उन कंपनियों को दिया जाता है एग्जामिनेशन का, जो बीजेपी से रिलेटेड चंदा देते।
ओके, तो यानी ये पैसा बीजेपी के पास, आरएसएस के पास जा रहा है, और पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो मौलाना आजाद ने बनाया था वो आज कोलैप्स कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए। जी अजय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, पाकिस्तानी होते पसंद होते, मेरी दुआएं उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जो हिंदुस्तान में इस टाइम पे अपने जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज कर रही हैं, और आपको और मुझे मिलकर मजम्मत करनी चाहिए हर उस हुकूमत की, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अफ्रीका हो, बरतानिया हो, अमरीका हो, कि जो जमहूरियत तो कहलाती है लेकिन अपने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।